चलिए मौसम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूज़र मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग और साथ साथ गुड मॉर्निंग इसलिए भी आज क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही वक्फे वक्फे से जो है बारिशों का एक्सपेल जो है दोबारा से शुरू हो चुका है। बिल्कुल, कराची का मौसम भी अच्छा था, बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन आज सुबह लाहौर में काले घने बादल आए और उसके बाद वो बरसना शुरू हो गए और अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है पंजाब के। ये प्रेडिक्शन पहले से की गई थी। अब देखना ये होगा कि इंतजामिया इस हवाले से क्या इकदाम उठाती है, वो चाहे कराची की सूरत हाल हो या लाहौर की। अर्बन फ्लडिंग की शिकायत हर जगह से आती है, लेकिन वो अर्बन फ्लडिंग क्लियर कब होती है और किस तरीके से होती है, दैट्स व्हाट मैटर्स। बिल्कुल, और इसमें इंतजामिया का भी काम है और इसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें दिखानी चाहिए कि हम सड़कों पर बिला वजह जब गंद फेंकते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जब वो बारिश होती है या इस तरह से कोई मामला होता है तो वो सारा गंद बाहर आ जाता है। तो इसलिए आप भी एहतियात करें, कूड़ा करकट जहाँ पर रखे जाते मतलब जहाँ पर उनकी जगह है वहीं पर फेंकें, क्योंकि ये भी बड़ा जरूरी है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए भी तो हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी के साथ साथ आज के शो में हम बात करेंगे हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के ऊपर। 2 साल तो कल मुकम्मल हुए, लेकिन कल सारा दिन बहुत बिजी रहा। मुख्तलिफ मशीर वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और अपनी ही 2 साल कारकर्दगी की बात करते रहे। एक बुकलेट भी जारी की थी, वो जो ई बुकलेट टाइप, जिसमें उन्होंने अपनी 2 साल की कारकर्दगी को पूरा एक्सप्लेन किया था। और फिर इसके साथ साथ ऑपोजिशन भी पीछे नहीं रही। ऑब्वियसली वो पीछे रह भी नहीं सकती है और ऑपोजिशन का जो है खासा कल भी देखा गया कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इसके साथ साथ दीगर जो पार्टीज़ हैं उन्होंने भी खूब तनकीद की और ये कहा कि हुकूमत जो है नाकाम हो चुकी है। 2 साल में जो जो इमरान खान ने वादे किए थे वो पूरे वो नहीं कर सके हैं, बल्कि पाकिस्तान जो है वो नीचे गया है, ये अपोजिशन का कहना है। जबकि हुकूमत ने कहा कि पाकिस्तान ने तरक्की की है और गुज़िश्ता 2 साल पाकिस्तान के लिए थोड़े मुश्किल थे, लेकिन आइंदा आने वाले साल मज़ीद बेहतर हो जाए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ओवर द 2 ईयर्स इस हुकूमत के बारे में मैंने ये देखा है कि अगर गलती होती है या कोई गलत पॉलिसी अपनाई जाती है या कोई ऐसा डिसीजन जिसका फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकलता, तो यह हुकूमत खुद ही एतराफ़ भी कर लेती है। वो अपनी गलतियाँ चाहे किसी भी मद में हो और फिर पब्लिक ओपिनियन के ऊपर बेस करके डिसीजंस नहीं लिए जाते। जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनके ऊपर अगर तनकीद आ रही है तो वो सस्टेन करते हैं और देखते हैं कि हमारा डिसीजन पॉजिटिव बात है कि आप अपनी गलती माने। और कल इमरान खान साहब ने भी एक निजी टीवी पर इंटरव्यू देते हुए अपने तमाम 2 साल की कारकर्दगी पर कुछ तवज़ात भी शो जो करती है आवाम, उस पर उन्होंने बात की कि अभी तक मसाइल हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो 2 साल कारकर्दगी पर वो भी थोड़े से कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि मार्जिन बहुत ज़्यादा है, कोशिशें कर रहे हैं। और साथ साथ जहाँ पर हम बात करते हैं दीगर पार्टीज़ की, तो दीगर पार्टीज़ भी ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ देख रही हैं कि हुकूमत किस तरफ चलती है। इत्तेहादी भी ऑब्वियसली उनके भी स्टेक्स हैं, वो भी थोड़े से ऐसे लग रहा है कि कंफ्यूज से हैं कि किस तरफ जा रही है। कभी उनकी रिजर्वेशन सामने आ जाती है, कभी वो सपोर्ट में आ जाते हैं। वहीं पर अगर आज के शो में हम ये भी बात करेंगे कि सिंध में कराची का जो मसला है वो बढ़ता चला जा रहा है। वो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल टसल का शिकार भी हो रहा है, क्योंकि एक पार्टी कुछ कहती है, ओपोनेंट पार्टी कुछ कहती है। कभी एक खुशाइंद खबर आती है कि कमेटियां बनने लगी हैं, पार्टीज मिल बैठी हैं, और फिर अगले दिन खबर आती है कि एग्जीक्यूटिव मामलात में हम किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल लोकल बॉडी सिस्टम बड़ा मैटर करता है, ये कल वज़ीर आज़म ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा। और यही बात अब 28 अगस्त को जब लोकल बॉडी खत्म हो जाएंगे कराची के अंदर, उसके बाद कैसे उसको सिंध के अंदर दोबारा से कैसे इलेक्शंस होंगे। लेकिन वहीं पर यह सवाल बहुत बड़ा फिर तहरीक इंसाफ के लिए भी आ जाता है कि 2 साल में पंजाब में वो लोकल बॉडी इलेक्शंस ही नहीं करा सके। जी बिल्कुल, अब कोशिश तो ये होनी चाहिए कि लोकल बॉडीज इलेक्शन की जो डेट दी गई थी उस पर होने चाहिए, सिंध में भी, केपी में भी और इसके साथ पंजाब में, बलूचिस्तान में, क्योंकि लोकल बॉडीज़ ही असल जो फ्रूट है 18वीं तरमीम का तभी मिलेगा जब आपकी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे और वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होंगे और उनको वो राइट्स मिलेंगे और उसके साथ उनको वो पावर मिलेगी कि आम आवाम की वो मुश्किल दूर कर सकें। प्रोज एंड कॉन्स दोनों साइड पर हैं, लेकिन लिस्ट भी लंबी है। अब किस तरफ पलड़ा भारी है ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आवाम की मुश्किलात में इजाफा डेफिनेटली हुआ इन 2 साल में, इस पे तो कोई दो राय नहीं है और ये खुद हुकूमत भी रियलाइज करती है। बहरहाल जी, इस पर भी नजर डालेंगे। फिलहाल हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इजराइल को। मेरा तो ये ज़मीर कभी भी नहीं मानेगा ये करने को। मैं तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान इजराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, इजराइल के बारे हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे तो फिर कश्मीर भी छोड़ देना चाहिए। हमें वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये जो मुल्क ने तरक्की करनी है
हमारी डेवलपमेंट है वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है। हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है, चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की खराबी की खबरें बिल्कुल गलत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। हुकूमत के 2 साल के दौरान महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ। ऑपोजिशन जमातों की सख्त तनकीद। कराची के मसाइल के हल के लिए MQM का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है खतरा सिंध को नहीं पीपल्स पार्टी हुकूमत को है, इसलिए वो सिंध कार्ड खेल रही है। गाड़ियों के यूनिवर्सल नंबर्स और ई ऑक्शन का इजरा शुरू। यूनिवर्सल सीरीज के तहत तमाम अजला में यकसा रजिस्ट्रेशन मुमकिन होगी। सूबाई वजीर ने कहा कि महकमा एक्साइज को स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया है। मारूफ भारतीय गुलकार सोनू निगम का पाकिस्तान की नन्ही गुलकारा हादिया हाशमी से वीडियो कॉलिंग के जरिए राबता। हादिया हाशमी बनेंगी आज 24/9 के मेहमान। भक्कर के नौजवान ने छलांग लगाने का मुनफरिद रिकॉर्ड बना दिया। दिलावर हुसैन ने 12 मोटरसाइकिलों से छलांग लगाई। अहले इलाका ने दिलावर खान बलूच को नकद इनाम देकर खिराज तहसीन पेश किया। उर्तुगुल ड्रामे से शोहरत पाने वाले इंगन अपने नन्हे फैंस से मिलने पाकिस्तान पहुंच गए। उर्तुगुल के फैंस बनेंगे आज 24/9 के मेहमान। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आपने जानी और बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले तो हम हुकूमती 2 साला कारकर्दगी पर ही बात कर लेते हैं। कल जो एक निजी टीवी के इंटरव्यू में इमरान खान साहब अपने मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जब कामरान खान साहब उनसे सवाल पूछ रहे थे तो अपना मौक़िफ़ वो बयान कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग रही कि उसमें इन डिटेल ना सिर्फ सिंध बल्कि कराची का जिक्र ज़ेरे बहस रहा। बिल्कुल, इसके साथ साथ दीगर मामलों पर बात हुई जिसमें महंगाई है, फिर PIA के हवाले से बात की गई, फॉरेन पॉलिसी पर बात की गई, इसराइल को तस्लीम करने या ना करने के मामले में बात की गई, सऊदी अरब, चीन, इस तमाम सूरत पर बात की गई है जो कि एक ऐसा लगता है कि एक पॉलिसी बनाई जा रही है। मजीद भी आइंदा जो वक्त मिलेगा हुकूमत को तो उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो ट्रैक है उस पर अगर हम रहेंगे तो कुछ मामला बेहतर होते हुए नजर आते हैं। कुछ प्लान्स उन्होंने अनाउंस भी किए कि 1-1.5 हफ्ते में हम बाकायदा सामने ले आएंगे जिससे आवाम की मुश्किलात बेहतर होंगी। 3 चैलेंजेस का उन्होंने जिक्र किया था कल, जिसमें मुल्क की कर्जों की सूरत हाल थी, फिर मुल्क की खसारे की बात उन्होंने की, IPPs का जिक्र भी उस इंटरव्यू के अंदर आया। अब इसमें आवाम के लिए क्या है, आवाम के लिए क्या सोचा जा रहा है, आवाम के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इस 2 सालों में इस चीज़ पर तो कोई दो राय नहीं है कि लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि गुर्बत की शरह बढ़ी है। इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है कि मुल्क की GDP जो है वो मनफी में चली गई थी। सूरत हाल कोरोना से पहले भी कुछ बेहतर नहीं जा रही थी। हाँ, ऑल्दो मुल्क खसारा जरूर कम हुआ बट देन अगेन उसके इम्पैक्ट्स भी आम आदमी पर नहीं आए, जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी जो है वो कल एक सर्वे में देख रही थी तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में थोड़ी कमी जो है ऑब्वियसली जब एक सिस्टम आपके सामने हो, जब मामला लोगों के खराब हो, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो, तो उसके बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली लोगों के जो है कॉन्फिडेंस भी खराब होता है, लोग समझते हैं कि शायद मामला ठीक नहीं जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ें देखनी होंगी हुकूमत को भी और आवाम के लिए भी बेहतर पॉलिसी लेकर आनी होगी। फिर इसके अलावा जो महंगाई के हवाले से बात की जाती है उस पर भी देखना होगा। तो ओवरऑल पॉलिसी लगती कैसी है हुकूमत की, ये तो आवाम ही बताएगी कि आइंदा इलेक्शन में वो क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन अपोजिशन इस वक्त क्या सोच रही है, क्योंकि अपोजिशन के पास तो एक ही राय है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तो अपोजिशन आइंदा भी बात की है जी, अपोजिशन के बारे में उन्होंने बात की। अब अपोजिशन के बारे में जो वो कहते हैं वो तो पहले दिन से ही वो कह रहे हैं कि हमारे पास विरसे में ही हमें खासे हालात ख़राब मिले, लेकिन अपोजिशन आइंदा चंद दिनों में क्या प्लान बनाएगी, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा, मेंबर हैं नेशनल असेंबली की। उनसे हम जान लेते हैं कि अपोजिशन के आइंदा चंद दिनों में क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, जिस तरह से आपने देखा ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उन सब का तो यही मौक़िफ़ नज़र आया कल कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, जबकि हुकूमत कहती है कि हम अभी ट्रैक पर हैं और आइंदा आने वाला जो वक्त है वो बेहतर होगा। आप बताइएगा क्या आप इस बारे में कहेंगी जो 2 साल गुजरे हुकूमत के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी। सबसे पहली बात तो ये है कि 2 साल में आप खुद देखें, एंकर पर्सन हैं और अवाम भी खुद देख ले कि जो चीज़ें जो अवाम की पहुंच की चीज़ें थी वो अभी तक उनकी पहुंच से दूर हैं।
आप बेसिक चीजें देख लें कि आटा, चीनी, पेट्रोल होते हुए पाकिस्तान में अवाम की क्या हालत थी। और उसके अलावा चीनी जो है वो 65 रुपीज 2 साल पहले 65 रुपीज की थी, जो अब 105 या 95 रुपीज की हो चुकी है। और उसके अलावा आप देखें कि आटा या तो बहुत महंगा हो चुका है या फिर कहीं पे मिल ही नहीं रहा। स्पेशली पंजाब में आप देखें तो पंजाब में आटा नहीं मिल रहा है, या फिर वो एक जो 20 किलो का है वो या तो 2400 का है या फिर 1600 का कहीं मिल रहा है। तो देखिए ये हालात हैं, और आम आवाम को सिर्फ क्या चाहिए होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान। आपने देखा कि बेरोजगारी जो नारा लगाया गया था कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, आज तक वो नहीं बन सके। और उसके अलावा जो आपने दूसरों के किए हुए प्रोजेक्ट्स पे क्रेडिट तो ले रहे हैं, रिबन काट रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, सब दूसरों के किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं। जो आपका एक पर्सनल प्रोजेक्ट है BRT, उसका ये हाल है कि आपने मेरे ख्याल में 5 साल के बाद उसकी इनॉग्रेशन की, और सेकेंड डे पे बसेस जो है वो क्रेन उठा के जा रही थी। तो देखिए आप क्रेडिट ले रहे हैं दूसरों के, और आपने अभी तक खुद ने कुछ नहीं किया है। अगर आपके नाम से किया हुआ कोई प्रोजेक्ट हो, आपके नाम से कोई ऐसी बात हो जिससे आप बहुत प्राउडली आकर फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को, अवाम को, लोगों को बताएं कि ये चीजें हमने की थी और हम करके दिखाएंगे, आगे हमारे ये प्लान है। आज तक आपने देखा कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं आई। पॉलिसी ना होने की वजह से हमारा कश्मीर हमारे हाथ। डॉक्टर साहिबा, कल हुकूमती वुज़रा और खुद वज़ीर आज़म भी अपनी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं हमारे, वो अब चाइना का जिक्र कर लें, सऊदी अरब का जिक्र कर लें, अमेरिका का जिक्र कर लें। उन्होंने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पॉजिटिव आ रही है, पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव इमेज लेके जा रही है। अपोजिशन का काम होता है आपकी नाअहली, इनकॉम्पिटेंसी और नाकामी जहां जहां आपकी है, हम आपको पॉइंट आउट करें। और उसके जवाब में क्या होता है कि ये जी एक अपनी उन्होंने शील्ड बना के रखी हुई है नैब, और जहां अपोजिशन ने इनकी इनकॉम्पिटेंसी शो करवाई, वहां पे किसी ना किसी अपोजिशन के मेंबर को, आप खुद देख लें, अभी 1 साल होने वाला है, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब ने बजट सेशन में इस नाकाम, नाअहल और सिलेक्टेड गवर्नमेंट को आईना दिखाया था। वो आज 1 साल तक नैब की कस्टडी में, विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी केस। और देखिए ये हालात हैं। अभी आसिफ अली जरदारी साहब पे एक केस बना जिसपे वो खुद। डॉक्टर साहब, आपकी बात ठीक है, आपको लगता है ऐसे है कि अगर आप लोग बोलते हैं तो फिर नैब के केसेस आपके लिए खोल दिए जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो तो हुकूमत के भी कुछ, अब तो वज़ीर आला पंजाब भी नैब ने उनको बुला लिया, तो मतलब ये तो कहा जाता है कि नैब इंडिपेंडेंट एनीवेज। लेकिन क्या आपके पास कोई हल नहीं है? क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपोजिशन में थी, जब ये अपोजिशन में थे, तो ये तो फिर बाहर भी निकलते थे, तहरीकें भी चलाते थे गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए, गवर्नमेंट को उतारने के लिए, नए इलेक्शन के लिए। लेकिन 2 सालों में आपने भी क्या किया है? आपकी तरफ से भी कोई तहरीक नहीं सामने आई है, सिर्फ बातें। APC बुलानी थी ईद के बाद, वो उस पर भी कोई बात नहीं हुई, और आइंदा भी प्लान नजर नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहली बात होती है अपोजिशन का कि जहां पे नाकामी और नाअहली हो गवर्नमेंट की, उसको हाईलाइट करे, ताकि अवाम के सामने जो कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने झूठे वादे किए थे, जो उन्होंने बातें की थी, जो बिल जलाए थे, आप सिर्फ इमरान खान साहब की पुरानी स्पीचेस उठा के लगा लें तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। जब उन्होंने उसका जवाब तो डॉक्टर साहिबा उन्होंने कल दे दिया ना। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद 2 साल से सीख रहा हूं, और मैंने कहा था कि अगर 8 रुपए की यूनिट की बिजली हो तो बिल जला दें, तो अब तो मेरे ख्याल में 25 रुपए पर यूनिट है। तो आप क्या डॉक्टर साहिबा, कल उन्होंने कह दिया ना कि मुझे तो खुद हुकूमत में आने के बाद पता लगा कि हुकूमत क्या होती है। फिर बुज़दार साहब पे भी एतमाद का इजहार किया कि वो अभी सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। देखें, इनको तो अपने वजीर आजम होने का भी टीवी से ही पता चला था, बल्कि मीडिया से पता चला था, डॉलर ऊपर जाने का भी मीडिया से पता चला था। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये इलेक्टेड वजीर आजम है या सिलेक्टेड वजीर आजम है। और मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूंगी कि मेहरबानी करके वजीर आजम साहब किसी चीज का नोटिस ना लें, क्योंकि जो चीज का वो नोटिस लेते हैं वो अवाम की पहुंच से दूर हो जाती है या बिल्कुल गायब ही हो जाती है। तो मेरे ख्याल में
वजीर आजम साहब को सिर्फ घर में ही बैठना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहबा ये तो कोई हल नहीं है कि मतलब आप ये कह रही हैं कि वजीर आजम किसी चीज़ का नोटिस ना लें और अपोजिशन जो है वो सिर्फ बातों की हद तक तनकीद करे, और अगर कोई बाहर निकले अपोजिशन की तरफ से तो फिर अपोजिशन बिगड़ती नजर आती है, साथ एक होते नहीं है। ये मामला तो है ना ट्रस्ट डेफिसिट का, आप निकलते बाहर शायद ये मामला देखने में ना आता। सारे प्लान स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट जो है, अभी तो हम टाइम दे रहे थे कि ठीक है सब लोग ये तनकीद करेंगे कि आपने इनको काम नहीं करने दिया, आपने परफॉर्म नहीं करने दिया, ये परफॉर्म करते तो शायद कुछ अच्छा कर लेते। और वजीर आजम साहब तो ये कह रहे हैं ना कि मुझे गवर्नमेंट में आने के बाद पता चला, तो आप जब अपोजिशन में थे तो आपको पता था। असद उमर साहब आपको बताते रहते थे कि माशी हालात क्या हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी क्या है। शीरीन मजारी साहिबा हर बात पे फॉरेन पॉलिसी का और हर पॉलिसी का पिछली गवर्नमेंट से करती थी कि यहाँ पे आकर आप हर पॉलिसी हमें बताएं। शीरीन मजारी साहिबा तो अपनी ही फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ भी चार्जशीट ले आई हुई हैं। और सबसे बड़ी हमारी जो ये कहूँगी कि नाकामी है वो है OIC में ना जाना। आपके कहने पे कश्मीर कॉज पे मलेशिया में और टर्की ने मिलके एक OIC रखी जिसमें आप नहीं गए। सबसे बड़ी जो नाकामी हमारी वहां से शुरू हुई है, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर चूंकि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, आपकी एक नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ तो आपकी अपनी एक मिनिस्टर साहिबा ने की है कि कश्मीर का कॉज जो क्रिएट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की। बिल्कुल सही शीरीन मजारी साहिबा का आप जिक्र कर रही हैं। उन्होंने चार्जशीट भी ली और ओपनली इस बात का एतराफ भी किया कि हम अगर पहले स्टेप्स ले लेते तो ये हालात ना होते। अच्छा ये कहिएगा, चूंकि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और कराची आपने इंटरव्यू देखा होगा, एक निजी टीवी में खान साहब ने इंटरव्यू दिया और वज़ीर आज़म साहब ने कराची की बात करते हुए खासी तकलीफ का इजहार भी किया कि मुझे तकलीफ है कि उसका मसला हल नहीं हो पा रहा और हम कोशिश करेंगे कि उसको हल कर लें। और विफाक जो है वो हर मुमकिन कोशिश करेगी अपना रोल प्ले करे, ना सिर्फ विफाक बल्कि एक बड़ी तादाद नुमाइंदों की भी है कराची से, नेशनल असम्बली के भी और लोग प्रोविंशियल असम्बली के भी। क्या आप समझती हैं कि विफाक और सिंध को साथ बैठना होगा तभी कराची का मसला हल होगा? देखिए जी, जब पेंडेमिक आया था और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आप हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, आप पॉलिसी लाएं, हम आपको एज ए टीम वर्क आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ये रिवायत रही है कि आप मिलके काम करने पे ज्यादा यकीन रखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप टीम वर्क में काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। और वजीर आजम साहब अगर परेशानी के अलावा जो CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने उनसे 164 या 162 बिलियन रुपीस उनको फेडरल गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट के देने, वो अगर दे दें तो मेरे ख्याल में उनकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। और उनके जो PTI के मेंबर्स हैं, चाहे वो MPA हो या MNAs हो, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करें कि वो इंतशार फैलाने के बजाय मिल के आके काम करें। तो मेरे ख्याल में मिलकर चलेंगे तो ही मामला हल होंगे और कराची और सिंध के मसाइल हल करने के लिए एक साथ मिलकर और कोऑर्डिनेट करके चलना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये तमाम सूरतें भी एक पेज पर होना भी जरूरी है, लेकिन अपोजिशन का भी एक पेज पर होना जरूरी है ताकि अगर कुछ करना है तो फिर आगे बढ़े। बिल्कुल, इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। स्टेट ऑफ द हेड जब कोई बात कहते हैं तो पूरी आवाम उनकी तरफ देखना शुरू हो जाती है, आप इख्तलाफ करें या उनकी फेवर करें, लेकिन उनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो वो बात करते हैं, वो मैटर भी करती है और आपकी मुल्क की पोजीशन को बड़े वाज़ेह तौर पर सामने भी लाती है। और ऐसा ही हुआ कल जब एक निजी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे वज़ीर आज़म साहब, और वो करीबन 9:30 बजे इंटरव्यू शुरू हुआ, रात 12 बजे तक, और उसमें उन्होंने आई थिंक हर एस्पेक्ट के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दिया। और अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इसराइल का मामला इस वक्त बहुत ज़ेर बहस है। उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में कह दिया है कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम ये मामला करते हैं तो फिर कश्मीर के ऊपर भी हमें पीछे स्टेप लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने चाइना के बारे में बात की और सऊदी अरब से ताल्लुकात पर बात की है। उन्होंने कहा कि आपको दिखाते हैं जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है, हमें क्लियर हो जाना चाहिए, हमें वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये जो मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारी डेवलपमेंट है, वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है। जो हमारे टाइज हैं वो हम और मजबूत कर रहे हैं चाइना के साथ, और अपनी लिंकेजेस मजबूत करें। CPEC एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
चाइना को भी पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है। हमारा रोल ये है कि हमें मुसलमान दुनिया को इकट्ठा करना है, हमने तकसीम करने से रोकना है। सऊदी की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी क्योंकि हम ये चाहते हैं तो सऊदी को भी वो करना चाहिए, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी। और ये जो आप वायस सुनते हैं कि जी सऊदी से हमारे हालात बिगड़ गए, बिल्कुल गलत हैं। हमारे सऊदी से बेहतरीन है, हमारी सऊदी के साथ मुसलसल राब्ते हैं। जो भी कोई मुल्क करे, हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और हमारा मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता। अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल को। मेरा तो ये ज़मीर कभी भी नहीं मानेगा ये करने को, मैं तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कभी तस्लीम नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि मेरा ज़मीर नहीं मानेगा। इसी के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के बारे में मुझे लगता है इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा अफवाहें आई कि वो जा रहे हैं, वो तब्दील हो रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा वज़ीर आज़म साहब आकर इसको क्लियर कर देते हैं। और कल भी उन्होंने जब जिक्र आया सरदार उस्मान बुज़दार का तो उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे। एक बार फिर उन्होंने दिफा किया उसका और उन्होंने कहा कि मैं उन पर लगा हर इल्ज़ाम चेक कराता हूँ और मुझे पता है कि वो बड़े सीधे और शफाफ इंसान हैं। उस्मान के ऊपर कोई कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। आईबी से मैं एक एक चीज को चेक करवाता हूँ, एक एक जो इसके ऊपर इल्जाम लगा मैं चेक करता हूँ। एक बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को आपने ऐसे बुला लिया और शक पैदा कर दिया। अगर कोई केस तकड़ा है तो सबसे पहले तो मैं उसको कहूंगा उस्मान आप छोड़ें। रिंग रोड का इल्जाम लग गया, वो मुझे सारा इशू पता है, उसका कोई उसमें बात नहीं है। उनको जिस तरह के अटैक किए जाते हैं, कोई पीछे पहले पूछ तो लेके कैसे हैं। असल बात ये पूछेंगे क्या पंजाब के अंदर क्या काम हो रहे हैं, क्या पंजाब के अंदर चीज़ें हो रही हैं। अब मैं जानता हूं कि पंजाब की जो प्लानिंग इस वक्त हो रही है वो तीनों सारे सूबों से आगे निकले हुए हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा कि मैं चेक करवाता रहता हूं तो मुझे उन पर यकीन है। एनीवेज़ ये तो मामला अब देखेगा नैब कि उनको उस्मान बुज़दार पर यकीन है या नहीं है, तभी ये मामला देखेंगे। एनीवेज़ इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि आइंदा जो हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि गुड न्यूज़ है, 2 साल की हमने वक्त गुजार लिया, आइंदा आने वाले दिन अच्छे होंगे। ऑनेस्टली फील करता हूँ कि जो सबसे मुश्किल पीरियड था ना हमारा, वो पहला साल बहुत ही मुश्किल था। यानी मैं फिर से इसलिए मुश्किल था कि वो मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना बड़ा मुश्किल काम था। ऊपर से आईएमएफ के प्रोग्राम में जब चले गए, आईएमएफ का प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि वो जब आपके बिल्कुल खर्चे कम कर देते हैं, जब खर्चे कम करते हैं लोगों को तकलीफ होती है, बेरोजगार होते हैं लोग। अब उस मुश्किल वक्त से निकल के मैं ये समझता हूँ कि आप इंशाल्लाह यही साल के अंदर आप देखेंगे फर्क जो पड़ेगा। कराची वाले पे क्योंकि जी तो आपने सुना कि इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने किस तरह से बात की और साथ ही साथ कल के इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से प्लान्स हैं कोविड-19 की वजह से वो थोड़े डिले हो गए, हम ला रहे हैं, वो चाहे पेंशन्स का मामला हो, वो इकोनॉमी के ऊपर बात हो, एनर्जी रिसोर्सेज की बात हो। तो इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब ज्वाइन इन करने के लिए। पहले तो कहिएगा कि कल जो एक निजी टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया खान साहब ने, उन्होंने फिर से एक उम्मीद दिलाने की कोशिश की कि बहुत से प्लान्स हैं, बहुत सी स्कीम्स हैं जो अभी इंट्रोड्यूस करा दी जाएंगी 1-1.5 हफ्ते तक। कुछ मंसूबों का तो उन्होंने कहा कि बस आ रहे हैं, ये कोविड-19 की वजह से लेट हो गए थे। 2 साल कारकर्दगी को कैसा देखते हैं आप? मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने पहली दफा सच बोला है, इसलिए कि उससे पहले अगर आपको याद हो बहुत से फेडरल मिनिस्टर्स ने एक ग्राउंड सेट करने की कोशिश की थी कि जी हमने तो बहुत कमाल कर दी हैं इन 2 साल में, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन खान साहब ने थोड़ा सच्चाई से काम लिया और कहा है कि देखें बहुत सी मुश्किलात थी, हमें चाहे वो जस्टिफाइड हैं या नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये जवाब जरूर पेश किया है कि कुछ वजूहात थी जिसकी वजह पे हम वो सब कुछ नहीं कर पाए जो हम करने के लिए आए थे। तो मैं समझता हूँ कि इतना सा सच तो जरूर उन्होंने बोला है। अब क्या करने जा रहे हैं 2 साल में, असद उमर साहब हमें बताते हैं कि कप्तान जो है वो क्रीज में सेट हो गया है। अगर 2 साल क्रीज में सेट होने पर लगे हैं तो बाकी 3 साल में तो 1-2 ओवर ही खेलेंगे फिर वो। तो ये एक तरह का कन्फेशन भी है कि हमें मुश्किलात थी जिसकी वजह से बहुत सारी जस्टिफिकेशन उन्होंने दी। कहीं वो आईएमएफ की बात करते हैं कि आईएमएफ में हमें जाना पड़ा, वही आईएमएफ में कहते थे कि खुदकुशी कर लूंगा नहीं जाऊंगा।
तो काफी सारी जस्टिफिकेशंस उन्होंने दी जिस वजह से वो सब कुछ नहीं कर सके, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस अज़म का इजहार भी कर दिया है। अब हम मौका आ गया है और अब हम बहुत से प्रोजेक्ट जिन पर काम नहीं कर सके थे अब उस पर काम करें। राइट बुखारी साहब, इसके अलावा आप ये बताइएगा कि ये तो अब काफ़ी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी थी, इसके साथ बिल गेट्स भी उनसे जिक्र कर रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने भी हमसे पूछा कि हम आपसे सर्वे करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने कोविड को कैसे डील किया बड़े अच्छे तरीके से, खित्ते में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही है। आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान की कोरोना के हवाले से परफॉर्मेंस बेहतर थी और जिस तरह से कोरोना को डील किया गया वो सही पॉलिसी थी? देखिए, मैं तो इसका बहुत स्टांच अपोनेंट रहा हूं। मैंने इसकी बहुत शिद्दत से मुखालफत की है कि जो भी पॉलिसी अपनाई गई थी शुरू में वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है पहले दिन से लेके आज तक लॉकडाउन के अगेंस्ट थे। लॉकडाउन एक ऐसा सोल्यूशन था जिसे 210 में से 209 मुल्कों ने अपनाया, लेकिन हमारे यहाँ हम डिनायल मोड में रहे एक तवील अरसे तक। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने पहले से पॉलिसीज ठीक रखी होती, इसको सही तरीके से हैंडल किया होता, तो जो नुकसान हुआ है इसमें भी बहुत कमी की जा सकती थी। तो ये तो इसके ऊपर अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वो, लेकिन बुखारी साहब हमारे पाकिस्तान में तो नुकसान कम हुआ है ना। अगर खित्ते की जो रिसर्च हो रही है, जो रिपोर्ट हो रही है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मईशत के हवाले से जो बात की गई है तो पाकिस्तान की मईशत भी कम अफेक्ट हुई है इन दिनों में और केसेस भी कम हुए हैं। में शामिल है कुछ यहाँ के माहौल का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे यहाँ वेदर कंडीशंस हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर बेहतर फैसले किए जाते बहुत शुरू में तो बहुत बेहतर रिजल्ट इससे निकल सकते थे। क्योंकि फरवरी में ये सूरत हाल पैदा हुई थी यहाँ जब पहला केस रिपोर्ट हुआ था, तो उसके बाद हमने जाके कहीं अप्रैल में इसको थोड़ा सा संजीदगी से लेना शुरू किया। बिल्कुल सही। बुखारी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार आमिर खाकवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खाकवानी साहब, वज़ीर आज़म साहब कल अपनी 2 साला कारकर्दगी पर जो बात कर रहे थे, वफाकी वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पॉजिटिविटी दिखाना चाह रहे थे आवाम को कि अब हमने चीज़ें सेट कर ली हैं, वी आर ऑन ट्रैक, कुछ बेहतरी आएगी। क्या आप समझते हैं कि अगले जो टेन्योर शुरू हो रहा है तहरीक इंसाफ का और जो उम्मीद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और लीडरशिप दिखा रही है वो वाकई में उसका दामन पकड़ लेना चाहिए, आवाम को कुछ पॉजिटिविटी, कुछ प्रॉस्पेरिटी नज़र आएगी अब फ्यूचर में? देखिए, आवाम के पास ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं, बड़ी ऑप्शन तो आवाम के पास है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हैं 5 साल के आए तो इनको 3 साल उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है पहले 2 साल आवाम मायूसी की है, इसमें कुछ शक। ये जो एक्सपेक्टेशन थी तहरीक इंसाफ से इसमें बड़ी मायूस हुए हैं लोग। सब जानते हैं कि महंगाई की चीज़ों में फर्क पड़ा है, कहीं कोई रिफॉर्म नाम भी नहीं हुआ। लेकिन ये एक फैक्टर है कि हमारे जो पावर कंट्रोल में है, जो हमारे अहम स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ख्याल। जी खाकानी साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, आवाज़ में डिस्टॉर्शन भी आ रही है, क्लियर नहीं है। लेकिन जो बात समझ आई वो यही है कि कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, महंगाई की शरह जो है वो बहुत बढ़ गई, लोग बेरोजगार हुए और यही वो 3 चीज़ें हैं जिसका दावा तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत में आने से पहले किया था। एंड आई थिंक दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट मैटर्स कि आवाम को अगर रोजगार मिल जाए, आवाम को अगर महंगाई से छुटकारा मिल जाए, आवाम को अगर कर्जों से छुटकारा मिल जाए और GDP बेहतर हो जाए तो ही हालात बेहतर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब और आमिर खाकवानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, जब भी वो कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानियों का दिल बहुत खुश हो जाता है, फ़ख्र से सर बुलंद हो जाता है। और ऐसा ही हुआ जब कल ये खबर आई कि नरगिस मावलवाला जो कि अब MIT की डीन मुकर्रर कर दी गई। जी बिल्कुल, स्कूल ऑफ साइंस की वो डीन मुकर्रर कर दी गई हैं और ये बहुत बड़ा एजाज़ है स्कूल ऑफ साइंस की डीन होना, और इफेक्टिव होगा ये 1 सितंबर से। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि वो इंतहाई काबिल शख्सियत की मालिक, और जिस तरह से उन्होंने काम किया अब तक और उनकी शख्सियत की वजह से ही, उनके जो काम की वजह से, और बड़ी कोलैबोरेटिव थी, प्रॉब्लम सॉल्वर उनके बारे में कहा जाता है, वाइस जनरल कलीग उनके बारे में कहा जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए फैसला लिया गया कि वो इस डिपार्टमेंट की अब डीन रहेंगे। और सबसे बड़ी बात
बात आप ये देखिए कि आईवी लीग कॉलेजेस, कौन नहीं जानता कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। उन्हीं में एक MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसमें साइंस सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स के साथ, फिजिक्स वैसे मेरा भी बड़ा फेवरेट रहता था, लेकिन ऑब्वियसली मैं उनकी तरह इतनी लाइक फाइक नहीं हूँ। आई वॉज अ वेरी नालाइक स्टूडेंट, बट आई यूज्ड टू लव फिजिक्स। बड़ा लॉजिक्स के साथ और एनर्जी और मशीन्स के साथ प्ले करने का मौका मिलता है। और आप सोचिए कि हु वुड थिंक कि एक खातून फिजिसिस्ट जो हैं वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी और अपने ही डिपार्टमेंट की डीन मुकर्रर कर दी जाएंगी। ना सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुकर्रर की गई हैं, डीन मुकर्रर की गई हैं, बल्कि स्टूडेंट्स की काफ़ी फेवरेट हैं। आई थिंक इट्स ओवरऑल द एटीट्यूड दैट मैटर्स कि आपको इतनी बुलंदियों तक और सक्सेस तक लेकर जाता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और जिस तरह से वो काम करती हैं बहुत मेहनत करके काम करती हैं, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी उनसे खुश रहेंगे और इसके साथ साथ जो उनके कलीग्स हैं वो भी खुश रहेंगे कि डिपार्टमेंट को आगे लेकर चलना और फिर MIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट को, उसमें स्कूल ऑफ साइंस को आगे लेकर चलना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके लिए जो भी वो काम कर रही हैं वो आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसी काम करती रहेंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहेंगी। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र की बात है। बिल्कुल, एंड आई जस्ट वांट टू से मैम, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई रियली होप कि आप इसी तरह से कंटिन्यू रखें अपनी ये जर्नी, सर्व करते रहें अपनी फील्ड में, और डेफिनेटली आपके नाम से पहले पाकिस्तान का नाम आएगा तो हम तो खुश होते ही रहेंगे और आपकी हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट भी करते रहेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी भी हो जाता है अबूज़र, क्योंकि हम अक्सर जिक्र करते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम स्टोरी कर रहे थे तरसलात ज़रकी के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ किस तरह से रोल प्ले करते हैं। तो आई थिंक अपनी अपनी फील्ड में जो अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं वो भी हमारे एम्बेसडर्स हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ जो कि वो मेहनत कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान के एज एम्बेसडर भी काम करते हैं और अच्छा काम करेंगे तो पाकिस्तान के लिए खुशी की बात होगी। और अगर इनके बारे में बात की जाए, जिनका हम जिक्र करें नरगिस मावलवाला का, तो उनके बारे में आपको बताएं कि उन्होंने जो PhD की डिग्री है वो फिज़िक्स में हासिल की थी और बैचलर की डिग्री फिज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में 1990 में। तो ये बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, MIT में पहले तो एडमिशन लेने बहुत बड़ी बात होती है, फिर वहाँ का डीन बनना स्कूल का बहुत बड़ी सही बात है। एनीवेज जी, वी मूविंग ऑन और एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने एक प्रोग्राम में बड़ा स्पेसिफिक सेगमेंट किया था अबूज़र, जिसमें हमने मेक अ विश फाउंडेशन का जिक्र किया था। ये वो फाउंडेशन है जो बच्चों की विशेस पूरी करती है, जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, वो किसी बीमारी की सूरत में भी हो सकता है, और फिर ऐसे बच्चे जब विश करते हैं तो वो फाउंडेशन पूरी कोशिश करती है कि उनकी वो विश पूरी। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़े नाम, इसके अलावा सेलिब्रिटीज़, फिल्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से इन्होंने इनकी मुलाकात कराई और गिफ्ट्स भी मिले, फिर इसके साथ साथ फिर इन्होंने भी अपने दिल की बातें की। तो आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे इश्तियाक बेग साहब से, जो कि मेक अ विश के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने 2 बच्चों की कल मुलाकात, बल्कि पूरी टीम की मुलाकात कराई, जिन्होंने विश किया था कि मुलाकात वो करना चाहते थे उर्तुगुल गाजी के मेन कैरेक्टर एंगन एल्टन से, और ये मुलाकात हुई ऑनलाइन जूम के थ्रू। बिल्कुल, ऑनलाइन ये मुलाकात हुई, और ना सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि एक शॉट भी पेश की गई मेक अ विश फाउंडेशन की तरफ से उर्तुगुल को। मैं उर्तुगुल ही कहूँगी क्योंकि ही इज फेमस बाय दिस नेम, उनका स्क्रीन नेम जो है वो ज़्यादा मुझे लगता है पाकिस्तान में फेमस है। तो हम खुशामदीद कहेंगे इश्तियाक बेग साहब को, प्रेसिडेंट मेक अ विश, उसके साथ साथ दोनों बच्चे जिन्होंने कल मुलाकात की है और ये ख्वाहिश जाहिर की थी, सिदरा और सुहेल। अस्सलाम वालेकुम जी। Thank you very much जी, thank you very much for your support to Make a Wish Foundation Pakistan. Thank you so much sir. What you are doing, we really appreciate that। और इश्तियाक साहब, कल जो हुआ बड़ा ज़बरदस्त आपने ये काम किया। सबसे पहले तो आपसे ही बात करेंगे कि सिदरा और सुहेल की विश क्या थी, फिर किस तरह उन्होंने आपको वो विश एक्सप्लेन की और उसकी एग्जीक्यूशन कितना बड़ा प्रॉब्लम था, कितने चैलेंजेस थे, बट इट डिड हैपन एंड वी अप्रिशिएट यू फॉर दैट। सिदरा, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा है कि मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 50 ममालिक में है, और वो बच्चे जो टर्मिनली इल होते हैं उनकी जो भी एक मोस्ट चेरिश विश होती है वो ये पूरा करता है। अच्छा, हम 13 साल में कोई 13,000 विशेस जो हैं हम पूरी कर चुके हैं, मगर ये विश काफ़ी डिफ़िकल्ट विश थी क्योंकि ये जो बच्चे हैं, आई मीन दे वर ग्रेटेस्ट फैन। अब मैं भी अर्तुगुल कहूँगा, उनका एंगिन नाम है,
और फिर हमारा उनसे कांटेक्ट हुआ और ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि ऑलमोस्ट ही वाज रेडी टू फ्लाई टू पाकिस्तान, ही वांटेड टू कम टू पाकिस्तान टू मीट दिस चिल्ड्रन, मगर क्योंकि उस आदमी के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुई है, उनके मैनेजर्स वगैरह नहीं चाहते थे कि खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग ट्रैवल कोई बीमार वो पड़ जाए, तो उसने फिर ये सजेस्ट किया कि मैं ऐसा करता हूँ कि 1 आवर आई विल स्पेंड विद दिस किड्स। और कल वो 1 घंटा जी हमारे साथ था, बच्चों से उसकी बातचीत हुई और इस मौके पे हमने ना सिर्फ उनका शुक्रिया अदा किया बल्कि मैंने मजाक में उनसे कहा कि आपको इस वक्त पूरा पाकिस्तान वॉच कर रहा है और आप पाकिस्तान में इतने पॉपुलर हैं कि अगर कोई इलेक्शन आप यहाँ पे लड़ें तो वो इलेक्शन भी आप जीत सकते हैं, जिस पे उसने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशी की बात है इश्तियाक साहब, और डेफिनेटली ये उनके लिए भी खुशी की बात है कि वो एक अच्छे कॉज के लिए मुलाकात कर रहे थे बच्चों के साथ। तो बच्चों से मुलाकात जो कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे साथ सिद्रा और सुहेल हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात करवाएं, बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा और सुहेल, कैसे हैं आप? सिद्रा बेटा आपको आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आप जवाब दें, सामने देख के कैमरे की तरफ जवाब दें। आप बतलाइए कि कल आपने देखा, आपने सिद्रा को माशाल्लाह इन्होंने खास तौर पे फरमाइश की थी कि जी मुझे गेटअप जो है जी सिद्रा आप बताइएगा, हम सुन पा रहे हैं आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है। कल मेरी विश पूरी हुई, जोर से। कल मेरी विश पूरी हुई, मैं बहुत खुश हुई। मेरी विश मेका विश्वरों ने पूरी की, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैं शुक्र गुज़ार हूँ मेका विश्वरों का, उन्होंने मेरी इतनी अच्छी सी विश पूरी। थैंक यू सो मच मेका विश। अच्छा, ये शर्मा रही हैं थोड़ा सा। कल इनको जी इश्तियाक साहब, कल इनको उन्होंने ये कहा, जब इनको हम सामने लेके आए बात के लिए, तो इनको ये कहा कि आप मेरे जो हीरोइन है उसके अंदर बहुत मिल रही हैं, आपको ये बता नहीं रही हैं, थोड़ी सी शर्मा रही हैं इस वक्त। वेरी क्यूट। और मैं यही कहने वाली थी बेग साहब कि सिद्रा यू आर लुकिंग वेरी क्यूट, आप बहुत प्यारे लग रहे हो इस अटायर में, जो आपने पूरा माथा पट्टी पहनी हुई है और वो टर्किश स्टाइल जो उर्तुगल में फीमेल्स ने ऑप्ट किया हुआ है, आपने वो पहना हुआ है, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। हम जरा सुहेल से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, क्या हाल है आपके? सुहेल बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अर्तुगरुल से मिलूं और मेरी ये ख्वाहिश मेका विश ने पूरी की। कल हम अर्तुगरुल से मिले, हमें बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि मुझे ड्रामा बहुत पसंद है। जब से मैंने ड्रामा टीवी पर देखा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हमारे इस्लाम की तारीख बताई गई है और उसमें बताया गया है कि कितने ही बहादुर लोग थे जो इस्लाम के लिए लड़ते थे और हक के लिए लड़ते थे। तो पाकिस्तानी अवाम भी इस चीज़ के लिए बहुत आगे, इस्लाम के मामले में बहुत आगे है। पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा हाजिर है इस चीज़ के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और ये मेका विश ने मेरी आज ये ख्वाहिश पूरी की, हमें बहुत अच्छा लगा। कल हमने बात की, मिले उनसे, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेका विश। जबरदस्त जी। अगर ये जो इस्लामिक बैकग्राउंड और हिस्ट्री है ना, ये बड़ा मैटर करती है और बच्चों को बड़ा इंस्पायर कर देती है। जी बेग साहब। सिमल, कल जो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, मैं आपको बतलाऊं कि इससे पहले हमारे कुछ साल पहले मैंने कुछ 3 बच्चों की जो मुलाकात कराई थी वो सलमान खान से भी कराई थी। जी। इन दोनों में मुझे एक चीज़ जो नज़र आई कि दे आर नॉट ओनली अ ग्रेट एक्टर बट दे आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग आल्सो। जब मैं इस विश के सिलसिले में अर्तुगरुल साहब से इन टच था तो मुझे उनकी बातों से पता लगा कि वो भी अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। उनके पास किसी बच्चे का लेटर आया अफ्रीका की किसी कंट्री से, जो कई किलोमीटर वॉक करके जाता था पीने का पानी हासिल करने के लिए, और इन्होंने फिर उस अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर किया। और कल उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि अब मेरी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी मैं खुद इन बच्चों से मुलाकात पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह। इश्तियाक बेग साहब, ऑब्वियसली ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन जो मुलाकात कल हुई उस बारे में बताइएगा। कुछ शॉर्ट का भी जिक्र आप कर रहे थे, वो क्या था सिलसिला और ओवरऑल कैसा रहा जो रिस्पॉन्स था जो बाकी वहाँ पर मौजूद थे सामीन? सर, कल हमने ऐसा किया था कि एक तो टर्किश के कौंसल जनरल जो इनकी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे, बल्कि इनके सीनियर थे, कल उन्होंने मुझे वो कहा था कि ख़ास तौर पे कि जी मैं भी आना चाहता हूँ। तो कल वो भी इस तकरीब में यहाँ पे टर्किश कौंसल जनरल जो थे वो मौजूद थे जी। और फिर हमने मेक ए विश की तरफ से एक ख़ास तौर पे तलवार बनाई थी जिस पे इनग्रेव था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल। और जब हमने ये उसको पेश की सऊदी
सॉरी टर्किश कौंसल जनरल को कि ये स्वाड आप हमारी तरफ से उनको पहुंचाइएगा, तो वो बहुत ज़्यादा टच हुआ इस चीज़ से। और उन्होंने बाद में जब इस इवेंट के बाद मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की तरफ से सबसे खूबसूरत तोहफा मेरे लिए होगा जिसको मैं अपने रूम में रखूँगा। जी ज़बरदस्त। अच्छा, अब बेग साहब ज़रा ये भी कहिएगा कि बहुत से लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि वो मेक अ विश की रिक्वायरमेंट और कैटेगरीज क्या हैं, किस तरह वो कांटेक्ट कर सकते हैं मेक अ विश फाउंडेशन से, और अगर उनकी कोई विश है जो मेक अ विश फाउंडेशन पूरी कर सकता है तो वो कैसे हो सकता है, क्या क्राइटेरिया है आप लोगों का, इन बच्चों ने कैसे क्वालिफाई किया था, थोड़ा सा इस पे एलैबोरेशन कीजिएगा। सिमल, हमारा ये है कि हमारे वॉलंटियर्स हैं और मेक ए विश का स्टाफ है वो उन हॉस्पिटल्स को विज़िट करता है जहाँ पे इस तरह के बच्चे होते हैं जो टर्मिनल इल होते हैं, और फिर हम उनके साथ आइस ब्रेक करते हैं, हम उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं और हम डिग आउट करते हैं। और ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। आज अगर मुझे आपकी मोस्ट चेरिश विश डिग आउट करनी हो तो मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल होगी और आपके लिए भी ये सोचना कि सबसे चेरिश विश क्या है। मगर ये क्योंकि एक प्रोसेस होता है, हमें ट्रेन किया जाता है, फिर हम ये देखते हैं कि इस विश के अंदर कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा। कभी कभार ये भी होता है कि बच्चा कहता है कि मुझे अर्तुगरुल से मिलना है, मगर उसके बराबर में बैठी हुई माँ उसको कोनी मार के कहती है कि नहीं बेटा, आप ऐसा करो कि हमारे घर में टेलीफोन नहीं है, टेलीफोन ले लो, मोबाइल ले लो, इस तरह के होता है। तो वी वांट टू मेक श्योर कि कोई इन्फ्लुएंस विश जो है नहीं हो। मगर अब एक चीज़ ये हो रही है कि हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी बच्चे भी इतना स्मार्ट होते जा रहे हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी विश करते हैं कि जिसके अंदर हमें काफ़ी एफर्ट्स करना पड़ते हैं। मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे ने कोई विश की हो और अल्लाह ने हमारी मदद नहीं की हो, आपने अल्लाह की मदद से पूरी नहीं की। बहुत बड़ी बात है जी इश्तियाक बेग साहब, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना और इस तरह से छोटे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना, अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया हुआ है और अल्लाह ताला की ऑब्वियसली मदद भी शामिल है। सिद्रा, सुहेल, सिद्रा आपको आवाज़ आ रही है? क्योंकि हम आपसे बात करना चाह रहे थे। क्लियर है आवाज़ आपको? सिद्रा जी आवाज़ आ रही है, जोर से बोले। ठीक है, जोर से। अच्छा सिद्रा, आप ये बताइएगा कि जब आपकी कल मुलाकात हुई तो ये आपने ड्रेस भी पहना हुआ है, वो मुलाकात आपने ये कब सोचा था कि आप इनसे मिलना चाहते हैं? क्योंकि मेक अ विश वालों ने आपसे फिर रब्ता किया, लेकिन ये कैसे सोचा आपने? फिर ऑब्वियसली आपके दिमाग में आया होगी कोई और ऑप्शंस भी, लेकिन आपने इसी के लिए ऑप्ट किया। कैसा लगा ये आपको सारा प्रोसेस? सिद्रा बेटा, वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये विश क्यों किया आपने, कोई और विश क्यों नहीं कर दी? ज़रा जोर से बतलाइए। मैं ड्रामा देखती थी, मुझे बहुत पसंद था। ड्रामे में मैं देखती थी, वो घोड़े पे चढ़ते थे, मुझे मेरे फेवरेट एक्टर थे, इसीलिए मेरी विश थी उन्हें मैं देखूं, उनसे बात करूं और मेरी विश पूरी कर दी मेक अ विश वालों ने। जबरदस्त, ठीक है। क्या फीलिंग थी आपकी जब आपके सामने वो थे, आपसे बात कर रहे थे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा सुहेल साहब, आपसे भी सवाल पूछा है कि ये विश क्यों किया? एक छोटा सा सवाल मेरा सिद्रा के लिए है। सिद्रा, आपने ये जो पूरा गेटअप टर्किश ड्रामा से इंस्पायर होकर किया है, तो आप कौन बनी है? आप हलीमा सुल्तान बनी है? आप बेटा, ये आपने कहा था ना मुझे टर्किश ड्रेस चाहिए, आप हलीमा सुल्तान बनना चाह रही थी? जी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, इसीलिए उनकी तरह मैं तैयार हुई। और कल तो इनका डे था जब उसने कहा कि आप मेरी हीरोइन लग रही हैं, तो सिद्रा वाज वेरी डिलाइटेड जी। जबरदस्त, ये बड़ा मैटर करता है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स जब जेस्चर्स शो करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं अपने फैंस के लिए। सुहेल की तरफ भी हम चलते हैं और सुहेल ने ये तलवार हाथ में पकड़ी है। मैं कहूँगी बेग साहब इसको ज़रा बताइए कि वो ज़रा तलवार अर्तुगरुल स्टाइल में चलाकर दिखाएं। बेटा, वो कह रही हैं कि चला के दिखाएं अर्तुगरुल स्टाइल में खड़े होके ज़रा, ताकि पता लगे कि वाकई में आप उससे प्यार वो करते हैं। और ये ख़ास तौर पे ये गेटअप इन्होंने कहा था हमसे। जी हाँ, ज़रा ख्याल करें, हम लोग यहाँ बैठे हैं जी। चले जी, आपकी ख्वाहिश है जो कि पूरी की है आपके मेक अ विश वालों ने, इश्तियाक बेग साहब ने और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ओवरऑल अगर सुहेल आपको हमारी आवाज़ आ रही हो तो ये बताइएगा आपको कौन सा फेवरेट कैरेक्टर, चूँकि ये लगता है पसंद है आपको अर्तुगरुल गाजी में ही, तो आपके ये फेवरेट थे, तो आपको भी कोई और ऑप्शन था कि आप सोचते थे कि अच्छा ये मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, इनमें से ये मैं पूरी करवा लेता हूँ, बाकी रहने देता हूँ किसी और दिन के लिए? ऐसा हुआ कि आपकी सिर्फ ये 1 पॉइंट एजेंडा था, अर्तुगरुल को मिलना है? मैंने ये ख्वाहिश की मेक अ विश से कि मुझे अर्तुगरुल से ही मिलना है, क्योंकि ये मैंने ड्रामा देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा
क्योंकि इसमें हमारे इस्लाम के बारे में बताया गया है और बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई है। जो बहुत मुश्किल दौर था उसे रिपीट किया गया है। इतना मुश्किल दौर था कि आज तो हमें बहुत आसानियाँ हैं इस दौर में। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इस चीज़ का उन्होंने बताया और ये मेरी कल मेक अ विश ने ख्वाहिश पूरी की। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने उनसे बात की, हमसे वो मिले और उन्होंने ये भी बताया कि आप आएँ, आप हमसे मिलें। और इश्तियाक बेग साहब को उन्होंने अंकल ने कहा है कि आप इन बच्चों को वहाँ लेकर आएँ। ज़बरदस्त, अरे ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और बेग साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वी विश अ वेरी गुड लाइफ टू मेक अ विश। जो उन लोगों को डेट करते हैं उनकी चेरिश्ड विश पूरी करने में जो शायद जिंदगी में डिफरेंट रिसोर्सेज से डिप्राइव होते हैं। बिल्कुल, इंसानियत के मुझे हमेशा से बड़ा खुशी महसूस होती है। इंसानियत की कामना वाकई बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल में अगर किसी भी ख्वाहिश हो तो वो पूरी करनी चाहिए। आपको कोई है ख्वाहिश जो कि हम बेग साहब कहें आपकी पूरी करनी है फिर वैसे? नहीं, अल्लाह रहम करे जी, ऐसा मौका कभी ना आए। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर विश की बात ना करूं कि इस ड्रामे के किसी कैरेक्टर से मिलने का शौक हो तो आई थिंक पाकिस्तानी लड़कियां बहुत फैन है अर्तुगरुल की, बट मुझे हलीमा सुल्तान से मिलना, आई लाइक हर अ लॉट। मुझे वो मैंने वैसे हलीमा से मिलना तो दोनों ही कोई कोशिश करते हैं कि मिलने के लिए। एनीवेज वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। नेस्ले वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब जब एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हैं और डिफरेंट फील्ड्स इसको ऑप्ट करती रहती हैं तो वैसे वैसे मुझे लगता है अबूज़र शायद हम तरक्की कर रहे हैं और हम कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही एक मंसूबा एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से पंजाब में काफ़ी सालों से उस पर काम हो रहा था। फाइनली ये डिसीजन ले लिया गया है कि अब ये मंसूबा लॉन्च भी होगा। ना सिर्फ लॉन्च होगा बल्कि सारिफीन के लिए सहूलियात भी फराहम की जाएंगी और वो मंसूबा है यूनिवर्सल नंबर प्लेट का। जी बिल्कुल, तो ये आज से अब चूँकि इम्प्लीमेंट हो चुका है और कल से ये इसके बारे में अब जो भी नए नंबर आएंगे वो यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स होंगी। पूरे पंजाब में एक ही तरह की नंबर प्लेट होगी। तमाम मसाइल जो थे रीसेल के और ट्रांसफ़र्स के किस तरह से हल होंगे, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कमरुल हसन साहब, डायरेक्टर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर। उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमरुल साहब। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है ये सिस्टम है क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा, पर्पस क्या था जिससे ये आपने अब इसको लॉन्च करने जा रहे हैं? बेसिकली जो हमारी रजिस्ट्रेशन है व्हीकल्स की वो पहले होती थी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड। लाहौर के लिए हमने दो पहले अल्फ़ा जो है LE रखे हुए थे, फैसलाबाद, लोधरा, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक डेजिग्नेटेड सीरीज़ होती थी और उसके आगे एक अल्फ़ा हम लगाते थे कैटेगरी को करने के लिए कि ये कार है, मोटरसाइकिल है, ये कमर्शियल है। इसमें इश्यूज़ थे हमें। इसके साथ एक ईयर टैग भी होता था और हर साल सीरीज़ रिपीट होती थी। इस साल अगर LE में नंबर लगा है 20 का तो अगले साल वो 21 में भी आना है वो नंबर। हिट एंड रन सिचुएशन में आम आदमी को, सिटीजन्स को और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको इश्यूज़ आते थे। जब हमारे पास नंबर आता था किसी इशू में कि ये गाड़ी एक्सीडेंट करके भाग गई है या किसी और वाक़े में इन्वॉल्व है तो हमारे पास वो ये टैग आमतौर पे मिस हो रहा होता था। लोग आते थे कि जी LE 1 2 3 नंबर है उसका, अब वो हमारे लिए ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। हमारे पास मल्टीपल उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड्स होते थे। सेफ सिटी के कैमरास में भी इसमें एक इशू आ रहा था कि जो ये टैग है उसका एक तो फॉन्ट हमारा छोटा था और दूसरा बाज़ औक़ात लोग उसको प्लेट फिक्स करते हुए स्क्रू जो है वो उसके ऊपर लगा देते थे जिससे वो डैमेज हो जाता था ये टैग और रीडेबल नहीं रहता था। इन सारी सूरत हाल को देखते हुए और फिर जैसे आपने खुद कहा कि एक रीसेल मार्केट फैक्टर बना हुआ था, अनड्यू अननेसेसरी प्रेशर था लाहौर पे रजिस्ट्रेशन का कि गाड़ी जो है वो मुल्तान है, फैसलाबाद खरीदी जा रही है, रजिस्ट्रेशन के लिए लोग लाहौर आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सेफ सिटी कैमरास को फैसिलिटेट करने के लिए हमारी जो एक अल्फान्यूमेरिक स्कीम है उसको ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए कि आप नंबर को रिकॉग्नाइज करके रिपोर्ट कर सकें, उसके लिए हमने एक पूरे सूबे में एक सीरीज़ को मुतारफ़ करवाया है। अब तमाम अजला में एक ही सीरीज़ पे नंबर लग रहे हैं 17 अगस्त से और तमाम यूनिफॉर्मिटी होगी। अब आपको ये नहीं है कि जी मैंने गाड़ी लोधरा से ली है तो मैं लाहौर रजिस्टर्ड करवाऊँ ताकि जब मैं सेल करूँ तो मुझे फ़ायदा हो। यानी कि अब वो ऐसे रीडेबल होगी कि उसका जो स्टार्टिंग नंबर है उसको देख के आप बता नहीं सकते कि वो 36 अजला में से किस ज़िले की है, वो पंजाब की गाड़ी होगी। बिल्कुल, कहीं पर भी रजिस्टर्ड हो सकती है, कहीं पे भी सेल। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारी अल्फान्यूमेरिक स्कीम है उसको हमने चेंज कर दिया है। अब कार के लिए, प्राइवेट के लिए AAA से सीरीज स्टार्ट होगी और सिर्फ 3 डिजिट उसमें नंबर ऑफर किए जाएंगे
और जो हमारी प्लेट का साइज़ है वो हमने बड़ा कर दिया है। इसमें जो फॉन्ट साइज़ है अल्फ़ा का और न्यूमेरिक का वो दोनों बड़े हैं, जिससे विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, कैमरे की रीडेबिलिटी इंप्रूव होएगी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे इनसे। लेकिन सर व्हाइल लुकिंग एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, आप इतना होपफुल रह नहीं सकते कि एकदम से ये मंसूबा शुरू हो जाएगा। पहले ही जो रजिस्टर्ड नंबर प्लेट्स थी उनको कम्प्लीटली इंश्योर नहीं किया जा सका था कि वो लोगों को तक पहुँच सकें, उसके बड़े मसले मसाइल थे। कुछ बैकलॉग एक्साइज डिपार्टमेंट में था, कुछ लोगों को एड्रेसेस का प्रॉब्लम था कि नहीं पहुंच पा रहे, गैर नमूना नंबर प्लेट्स की भी भरमार थी। फिर वो बैकलॉग इतना ज़्यादा हो गया कि एक्साइज ने एक ब्रेक ली और कहा कि हम यूनिवर्सल नंबर प्लेट से आते हैं। अब कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि ये नंबर प्लेट्स जो हैं वो हर शख्स तक पहुंचे और एग्जैक्टली वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए? जैसा आपने खुद बताया कि हमारी इन्फोर्समेंट का जो मैकेनिज्म है बहुत अच्छा था। लाहौर में आपने देखा होगा प्राइवेट कार में 2017, 18, 16 में कंप्लायंस रेशो 95% प्लस थी कि हमारी जो स्टैंडर्डाइज प्लेट है, सिक्योरिटी फीचर प्लेट एक्साइज जारी करता है, वो डिस्प्ले थी। हमने इस पर क्रैकडाउन भी किया, लोगों की प्लेट उतारी भी और डिस्पैच भी किए लोगों को। इसके बाद एक जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो 3 साल के लिए होता है, जो आप फर्म से या कंपनी से जो प्लेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। वो जब लास्ट हमारा टेंडर ख़त्म हुआ तो उसके बाद नया टेंडर फ्लोट टाइमली हुआ, उसमें कुछ इश्यूज आए। पहले उसमें लिटिगेशन में कुछ इश्यूज चले गए, कुछ कोर्ट मैटर्स हो गए, उसके बाद डॉलर एस्केलेशन की वजह से कुछ कंपनीज ने विदड्रॉ कर लिया। इस सारे मसाइल को देखते हुए अब डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक कंट्रैक्ट करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी को जो है हम ये कंट्रैक्ट अवार्ड करने जा रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा और होपफुली इसमें पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। जो हमारा ज़र मुबादला बाहर जा रहा है बहुत सारी इंपोर्ट्स के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जब मतलब मशीन्स अब इधर आ चुकी हैं, अब आपको लग रहा है? अच्छा, इसमें बताएं कमर साहब, एक और इशू है कि यहाँ पे क्या लोगों को होता है कि ऑब्वियसली आपने कहा ना पहले के रीसेल के लिए तो इशू होता है, लेकिन इसके साथ ट्रांसफ़र, टोकन, ये भी बहुत इशूज़ हैं। तो इसके लिए भी अब कहीं से भी किसी शहर में भी ट्रांसफ़र और आपके टोकन लग जाएंगे या फिर? इसमें मैं बिल्कुल ये वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। इस वक्त जो टोकन टैक्स है वो आप घर बैठे अदा करते हैं। ठीक है। हमने कैश कलेक्शन टोकन की बंद कर दी है। ठीक है। आपने ई पे ऐप पे जाना है, वहाँ पे अपने टोकन टैक्स के लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर देना है। ठीक है। वहाँ से आपको एक PSID जनरेट हो जाएगा जो रेफरेंस नंबर होगा। आप किसी भी जैज़ कैश पे, इजी पैसा पे, 30 बैंक्स के काउंटर पे चले जाएं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। ट्रांसफर के लिए आप किसी भी ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये भी कर दिया कि इससे पहले हमारे रूल्स में ये था कि अगर लाहौर रजिस्टर्ड व्हीकल है तो उसकी डुप्लीकेट जो सर्टिफिकेट जारी करवाना है उसके लिए आपको लाहौर आना है। हम चूँकि हमारी डेटाबेस सेंट्रलाइज हो गई है, हमने वो भी कर दिया है कि अगर लाहौर रजिस्टर्ड व्हीकल है और आप इस वक्त मुल्तान में हैं और आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए तो आप मुल्तान MRA के पास भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स जो अभी तक लिया गया है कि जब आप सेंट्रलाइज कर देते हैं तो लोग फैसिलिटेट होते हैं, दे डोंट हैव टू कम ऑल द वे टू लाहौर। और लाहौर में रहते हुए जो सेंटर्स हैं और ह्यूमन जो मैन पावर है आपके पास वो सिर्फ लाहौर के लिए होगी, मुल्तान वाली मुल्तान के लिए, तो बेसिकली आपकी मैन पावर भी इन्हांस्ड हुई। बट आई रियली होप कि ये जो डिस्पर्स और डिस्ट्रीब्यूट करने का मामला है जो अब से 2, 2.5 माह 3 माह के बाद शुरू होगा उसके ऊपर भी फोकस रखा जाएगी। ये जो हमें जो खबरें नजर आई थी वो आपको याद होगा कि नंबर प्लेट्स की भरमार जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में ही पड़ी रही और लोगों तक नहीं पहुंच सकी, वो चाहे कोरियर सर्विस का प्रॉब्लम था या जो भी प्रॉब्लम था। इस तरह के इश्यूज भी नहीं आने चाहिए, फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए। जो इश्यूज आपने नोट करवाए हैं ये बिल्कुल उस वक्त के हालात के मुताबिक इश्यूज हमें फेस करना पड़े। अब जैसे मैंने बताया हमारी डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड है, इंप्रूव्ड डेटाबेस है। अब हमारे पास लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। ये बैकलॉग है, ये 2012 की प्लेट्स थी, 2011 की प्लेट्स में उसमें एड्रेसेस का इशू है, कॉन्टैक्ट इस वक्त है। इसके साथ मैं एक बात आपके तवज्जो से लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम इस यूनिवर्सल के साथ एक हमारा ऑक्शन का रवायती निज़ाम होता था जिसमें हम एक इश्तहार देते थे, लोग दफ्तरों में आते थे। अब ऑक्शन का हम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आप घर बैठे अपनी चॉइस का नंबर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और ऑनलाइन 3 दिन की एक विंडो होगी, ऑनलाइन 3 दिन की एक विंडो ओपन होगी। उसमें आप जो नंबर सेलेक्ट करेंगे आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी बिडिंग यहाँ पे जा रही है। अगर आप उससे ज्यादा जाना चाहें तो आप अमाउंट ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया जी। अब यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, ई ऑक्शन के जरिए अपनी गाड़ी में फेवरेट नंबर लगाएं और एंजॉय करें, बिडिंग में हिस्सा भी लें। वेल, थैंक यू सो मच डायरेक्टर साहब एंड गुड लक। ऑल्दो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट बट आई उसी तरह से जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ये एडवांसमेंट, ये टेक्नोलॉजी के साथ जो प्लानिंग हो रही है ये आवाम तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। इसके साथ साथ एक और मामला जो कि थोड़ा सियासी मामला है और खासा बढ़ता जा रहा है वो है कराची के मसाइल, और इस पर MQM ने कहा है, ख्वाजा अज़हारुल हसन साहब कहते हैं कि इसके लिए हमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी, इसके अलावा अब हल उनको नजर नहीं आ रहा। और वही हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा साहब, ख्वाजा अज़हारुल हसन साहब MQM से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या प्लानिंग है उनकी। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, क्या हो गया कि कराची का मसला हल ही नहीं हो पा रहा? विफाक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो आमने सामने है ही, लेकिन MQM का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों कराची ना तरक्की कर पाया, ना मसाइल हल कर पाया? अर्बन फ्लडिंग की शिकायत वहां पर है, के इलेक्ट्रिक के इश्यूज वहां पर है, इवन के साफ पीने का पानी तक नहीं मिलता। जी बहुत शुक्रिया आपका MQM की APC के ऊपर हमारी राय लेने का। यही तो वजह है कि APC कॉल की, यही तो वजह है कि सियासी मफादात तफरकात को बालाए ताक रखते हुए MQM ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराची कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद करने जा रहे हैं, क्योंकि कराची पे सियासत हो चुकी है। जिसको मौका मिलता है वो MQM को बदनाम कर देता है, जिसको मौका मिलता है पीपल्स पार्टी और विफाक के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। कराची के ताजिर, कराची के उलमा, कराची के तलबा, कराची के छोटे ताजिर, इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, NGOs, मजहबी जमातें, ये सब परेशान हो चुकी है कि कराची का मसला कौन हल करेगा। तो MQM ये समझती है कराची का मसला कराची वाले हल करेंगे, कराची वाले ये मसले का हल बताएंगे, और कराची ही स्टेक होल्डर है कराची के वसाइल का। ये नहीं हो सकता कि कराची का मसला लाड़काना से बैठकर हल किया जाए, कराची के वसाइल भी लाड़काना चले जाए, मसाइल कराची को मिल जाए। साहब, आपकी बात आगे की आपने कहा कि आपको बेसिकली लगता है कि इसका हल APC है, कराची बेस्ड APC होनी जानी चाहिए, लेकिन आपको इश्यूज किस तरह से आपको नजर इस टाइम कौन से आ रहे हैं? क्योंकि मीटिंग तो हुई थी, MQM वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी और तमाम पार्टीज मौजूद थी, लेकिन उसके बाद फिर यही हुआ कि वज़ीर आला ने कहा कि ऐसी कोई मामला में नजर नहीं आ रहा, एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं वो हम शेयर नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है मेन इशू क्या है कराची का? वहाँ पर क्या पावर समझ में नहीं आ रही किसके पास है, या फिर है ही नहीं किसी के पास? एक बात सुने, एक जुज वक्ती हल बना था कमेटी का, जुज वक्ती हल, मुस्तकिल हल तो नहीं है। वजीर आजम साहब ने मेहरबानी की कि FW और NDMA को भेजा, 12-15 घंटे में चीफ मिनिस्टर साहब को ऐसे क्या हो गया कि एग्जीक्यूटिव पावर शेयरिंग करने, भाई आपकी मदद करने आ रहे थे और आ भी क्या रहे थे, नाले साफ करने आ रहे थे। ये वो NDMA है कि कराची के बड़े नालों में अगर गाड़ियां गिर जाएं तो आपको नेवी के गोताखोर चाहिए होते हैं। ये वो NDMA है जिसने आपको फसलों पे सुंडी आपकी खत्म करने के लिए आपने उसका शुक्रिया दे के उन्होंने आपको एयरक्राफ्ट दिए, उन्होंने आपको स्प्रे दिए। अब NDMA और FW प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर कराची को, जो कि माशी है, वो थोड़ा मदद करने आए तो आपको सिंध खतरे में पड़ गया, आपको अपना चीफ मिनिस्टरशिप खतरे में पड़ गई। भाई आप वज़ीर आला हैं, ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, मेयर नाकारा कर रखा, चाहे कराची का हो चाहे लाड़काना का हो। तो हमारी ये सोच है कि आप मीडिया समेत हम कराची के दानिश्वरों को लेके बैठेंगे। ये बहुत हो गया कराची का मुकदमा। लेकिन इज़हार साहब, आपकी ये बात कि APC कराची बेस्ड बुलाएंगे, और आपने वज़ीर आला सिंध का भी जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव मामलात में हम किसी को शामिल नहीं करेंगे, जो प्रोविंस की हुकूमत है वही चीजें हैंडल करेगी। और अब तो लोकल बॉडी जो है वो भी खत्म होने जा रही है 28 अगस्त के बाद से, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस मामले पर वो सुनने नहीं जा रहे? आपने कहा जुज वक्ती हल निकाला था कमेटियां बनाने का, उस पर भी वज़ीर आला सिंध ने कह दिया कि कोई कमेटी नहीं बन रही, सिर्फ मुशावरत की थी और वो हम कर सकते हैं। मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूं, जब कभी भी काम करने की बात की जाए, इनके वसाइल का हिसाब लेने की बात की जाए, चाहे वो अवाम ले, चाहे नैब ले, चाहे मीडिया ले, ये अपनी वजारत को बेस बनाकर अपने वज़रा को खतरे में देखते हुए सिंध को खतरे में डाल देते हैं। पूरे सूबे सिंध को जज्बात में जो है ना गुमराह कर रखा है। जहां 300 अरब रुपए मांगे कराची के, कहेंगे सिंध खतरे में आ गया जी। लिसानियत की बात हो गई थी, कराची की बात कर दी। कराची की क्यों बात कर दी भाई? तंबर सिद्धार्थ कोर्ट में भी कचरा है। अरे तो भाई कचरा वहां का भी उठाओ, कचरा यहाँ का भी उठाओ। कराची तो माशी हब है ना, जो आपको अरबों रुपए दे रहा है, कम से कम इसका तो कुछ करें। यहाँ का ताजिर फौज बुला रहा है, यहाँ के ताजिर बिरादरी फौज से मुतालबा करेगी कराची को टेक ओवर करें। कराची के हालात इतने अब तक मेयरशिप हो रही है, बहुत से मसाइल हैं कराची के, और ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि कराची के मसाइल हल होने चाहिए। कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि कराची को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, इसके मसले हल होने चाहिए, कोई प्लान उनके पास है। आपको क्या लगता है कि वो, उन्होंने कहा कि चंद दिनों में हम बताएंगे कराची के लिए हमारे पास कोई प्लान है, जो कि हम थोड़ा सा डिले हो गए थे कोरोना की वजह से, अब हम वो लॉन्च करने जा रहे हैं। कोई आपको लग रहा है ऐसा कोई प्लान आपकी नज़र से गुजरा हो जो कि सामने लेके आने जा रही है वफाकी हुकूमत, या फिर इसी तरह से मामला चलता रहेगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का कंसर्न तो है, लेकिन डेफिनेटली उनके पास भी रेड टेप्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। 18वीं तरमीम है,
लेकिन उनके बारे में उनका एक बड़ा क्लियर विजन है। एमकेएम से जब भी उन्होंने बात की है, जो हमारे चार्टर हमने पेश किए हैं, देखिए मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कराची से मदद की जरूरत है। ये अकेले प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं कर पाएंगे जब तक कराची के लोग नहीं खड़े। बिल्कुल सही, लेकिन कराची को इस तरह से स्टैंड आउट नहीं करना चाहिए। कराची सिंध का हिस्सा ही है। और फिर क्या आप समझते हैं कि कराची की इस हालत का जिम्मेदार एमक्यूएम भी है? क्योंकि एमक्यूएम लोकल बॉडी में आप देखें मेयर एमक्यूएम के हैं, फिर उससे कबल भी अराकीन असेंबली एमक्यूएम की है। कराची ट्रस्ट करती रही है एमक्यूएम को। इस दफा पीटीआई के भी बड़े नंबर साथ आ गए, आप दोनों इत्तेहादी भी हैं। तो क्या आप समझते हैं कराची की सूरत हाल की जिम्मेदारी एमक्यूएम के ऊपर भी आती है? अगर हम अपनी जिम्मेदारी ना लें तो सबसे ज्यादा दर्द भी तो हमें है। आखिर ये सारे मामलात, ये बयानात, ये इक़दामात, ये अदालतों में पिटीशनें लेकर भी तो हम गए, बाकी तो पूरी दुनिया बयानबाजी कर रही है। हमारी जिम्मेदारी है, हमें दर्द है शहर का। हमसे अगर कहीं कमी कोताही भी हुई है तो हम ही तो खड़े हैं, हम ही यहाँ की खबरों के जिम्मेदार हैं, हम ही यहाँ के जिंदा लोगों की खुशियों के जिम्मेदार हैं। तो ये हमारे अलावा कर कौन रहा है? बताएं, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर कौन गया है? खान साहब को पिटीशनर बनाया किसने? आबादी के ऊपर पिटीशन डाली किसने? बाकी तमाम लोग तो टेलीविजन पर आकर अपनी भड़ास निकाल के चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये जाली डोमिसाइल हाई कोर्ट में हम पर्सनली गए ना इस शहर के लिए। तो गुजारिश ये, इस शहर का चंद फैसले हम करेंगे, करारदादे पेश करेंगे, तमाम लोगों से हम राय लेंगे। हम उसमें सबसे बड़ा मसला कराची का यूनिटी ऑफ कमांड का है। ये शहर एक कमांड एंड कंट्रोल में चलेगा। ये 19 मल्टीपल सिविक एजेंसीज इस शहर को नहीं चला सकती। इस शहर के वसाइल को, इस शहर को बराए रास्त देना पड़ेगा। बिल्कुल, शहर के वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। कमांड एंड कंट्रोल का इशू है। कराची के लोगों से पूछा जाएगा कि कराची का हाल क्या है। इसके लिए आप एपीसी बुलाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हार हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि कराची के मसाइल हल हों, क्योंकि कराची अगर हल होंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। चंद दिन पहले सिंध के एक नौजवान आसिफ ने 11 मोटरसाइकिलों के ऊपर से जंप लगाकर रिकॉर्ड कायम किया और फिर उन्होंने चैलेंज किया, जो कि चैलेंज अब कबूल कर लिया गया और टूट भी चुका है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर उन्होंने चैलेंज किया। 11 मोटरसाइकिलों से उन्होंने छलांग लगाई थी और भक्कर के एक नौजवान ने 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद 12 मोटरसाइकिलों से छलांग लगाई। और दिलावर हुसैन हैं जी, ये दिलावर खान बलोच हैं और इलाकाई मकीन जो ये देख रहे थे, उन्होंने नकद इनाम से उनकी जो है वो इस काविश को अप्रिशिएट किया। तो हमारे साथ मौजूद है दिलावर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दिलावर, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। दिलावर, कितना मुश्किल था ये चैलेंज कबूल करना, फिर प्रैक्टिस करने के बाद उसको पूरा करना? आसिफ काफ़ी वीडियो वायरल हुई, उनको फेम भी मिला, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल गई, 11 मोटरसाइकिलों से जंप लगाया। आपने 12 से लगाकर चैलेंज भी तोड़ दिया और नया रिकॉर्ड बना दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल तो था। आसिफ भाई ने चैलेंज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस चैलेंज को शॉर्ट करते हुए मैंने वो रिकॉर्ड उसका तोड़ा है। उसने 11 बैग से छलांग लगाई थी और मैंने 12 बैग से छलांग लगा के उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। दिलावर, एक आप अगर टीवी देख रहे हैं तो टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए ताकि हमें आवाज़ जो है आपकी क्लियर आ सके। इसके साथ साथ आप ये बता दीजिएगा साथ के आप वो आसिफ तो एथलीट थे, वो ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस करते थे डिफरेंट गेम्स में, इस तरह से एथलेटिक्स में। तो आप भी इस तरह का शौक रखते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिकली आपने ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इस तरह से कोशिश की है? पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूल लेवल से कोशिश कर रहा हूँ। ये जंप लगाने शुरू किए थे 6ठी क्लास में मैंने जंप लगाया, 7वीं में 8वीं में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक तक कोशिश करता रहा हूँ और बाद इंटर तक मैंने 2 सालों में कोई इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की थी, मैंने जंप लगाना छोड़ दिए थे। और ये अचानक एक चैलेंज है, आसिफ भाई ने जंप लगाया और उसने चैलेंज किया, ओपन चैलेंज किया कि अगर कोई है तो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से जंप कर लेता था और मैंने 3 दिन की प्रैक्टिस में मैंने आसिफ भाई का रिकॉर्ड। अच्छा दिलावर, ये बताएं कि आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना चाहते हो? किस किस्म की अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आप परसू करोगे इस अपनी साइड को, जिसमें आप एथलीट के तौर पर बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते हो, बड़ा नाम बना सकते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि मुझे एक इदारे में कोई नौकरी दी जाए, ताकि मैं आर्मी में, एयरफोर्स में कि नौकरी दी जाए, ताकि मैं अपने इस टैलेंट को आगे बढ़ा सकूँ, अपने वतन के लिए कुछ करूँ। ताकि अगर मुझे फैसिलिटीज और सहूलियात दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह
मैं अपना रिकॉर्ड ये आगे बढ़ा सकता हूँ और अपने वतन के नाम रोशन कर सकता हूँ। बिल्कुल दिलावर, पाकिस्तान में तो जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई शक नहीं है। और आपने भी ये दिखाया है कि पाकिस्तान में कितना रॉ टैलेंट है। अगर इसको प्लेटफॉर्म मिले सही एकेडमी में, अगर आपकी ट्रेनिंग हो तो पाकिस्तान के लिए आप बहुत नाम रोशन कर सकते हैं। तो कोई अभी तक किसी से रब्ता हुआ है जब से ये वीडियो आपने बनाई है? ऑब्वियसली बहुत दुनिया देख रही है इसको, किसी ने रब्ता किया आपसे अब तक या नहीं? जी आपने मुझसे रब्ता किया है और एयरफोर्स के रब्ता किया है मुझसे। कल मुझे आर्मी एयरफोर्स वालों ने बुलाया है पिशावर सेंटर में। अच्छा, तो अल्लाह खैर करे, मैं इंशाल्लाह कल जा रहा हूँ देने के लिए। आगे अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड गुड लक। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। इसको अगर आपको ऑप्ट कर लें आप, ये ऑप्शन वो कहीं से भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से हो, तो फिर क्या आप फोकस अपना 100% जो है वो इसी स्पोर्ट्स की तरफ ही ले आओगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरफ स्पोर्ट्स में ही जाऊं ताकि अपने एथलीट बनूं और अच्छा एथलीट बनूं ताकि अपने मुल्क और अपने वतन का नाम रोशन करूं। राइट, बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आपका एम है। अच्छा दिलावर, ये बताएं कि आपने जब ये रिकॉर्ड तोड़ा, ऑब्वियसली उसके लिए आप तैयार तो थे, लेकिन जब आपके मोहल्ले के लोग, वहाँ पे जानने वाले आपके गांव के लोग थे, तो कैसा लगा? सब खुश हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गांव के लोग थे, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। ताकि पहले से मैं जंप करता रहा था, मेरे दोस्तों ने कहा यार इसने आसफ भाई ने एक रिकॉर्ड किया है, तुम कोशिश करो तो इसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके वालों ने, मेरे मोहल्ले वालों ने दिलावर, और आई रियली होप कि आप ज़रूर आगे जाएं और इसको प्रोफेशनली भी ऑप्ट करें और एक्चुअली पाकिस्तान के लिए सर्व इस पर्टिकुलर फील्ड में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू दिलावर। और जिस तरह से पाकिस्तानी माशाल्लाह हैं, हर जगह पर कोई ना कोई टैलेंट दिखाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं दिलावर को जल्द से जल्द एक अच्छी उनकी मर्जी की जॉब मिले, जिससे वो और भी आगे जा सके। बिल्कुल, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।